Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about boundary condition at interfaces between different media. इस लेक्चर में हम बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा उनकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो किस लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बाउंड्री कंडीशंस की डेरिवेशन को देखेंगे, कैसे हम उनको ड्राइव करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो क्यों यूज़फुल हैं? बिकॉज एप्सिलॉन एंड म्यू आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। हमारे पास जो परमिटिविटी है और परमिएबिलिटी है वो डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होती है मटेरियल के लिए। तो ई और बी फील्ड्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो हमें क्या बताएंगी कि किस टाइप की चेंज अक्कर होगी जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास थ्रू होंगी किसी मीडिया से। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पास आउट होंगे तो किस तरह की किस टाइप की जो चेंज है अक्कर होंगी वो हमें बाउंड्री कंडीशंस बताएंगी। चार्जेस और करंट चूँकि प्रेजेंट होते हैं बाउंड्री पे, इंटरफेस पे, तो जब चार्जेस और करंट प्रेजेंट होंगे तो चेंज जो है वो लार्जर होगी। अब चेंज क्यों आएगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में? चार्जेस और करंट्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करेगा फील्ड्स के साथ चार्जेस की जो उसकी बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगे मीडियम की, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होगा, चेंज होगा। इसी तरह जो करंट प्रेजेंट होंगे बाउंड्री पे, मैग्नेटिक फील्ड उनके साथ इंटरेक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें चेंज आएगा। तो ये जो चेंज है ये हमें बाउंड्री कंडीशंस बताती हैं कि किस टाइप की और कितनी चेंज आएंगी जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो पास आउट होते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इसके अलावा बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे यूज़फुल होती हैं कि जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आते हैं। क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो इंटीग्रल इक्वेशन है तो हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएंगी। तो उसके लिए उन कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करते हैं। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के साथ साथ हमें बाउंड्री कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस थी बाउंड्री कंडीशंस की कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम इनको ड्राइव करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस को ड्राइव करने के लिए हम जो है वो मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हों तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम लगा के उनको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल फॉर्म्स को इंटीग्रल फॉर्म में करेंगे बाय यूजिंग डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी वो हमारे पास थी डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैक्सवेल डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैटर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है इसकी इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो इस साइड पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इस पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है डी एक्स क्यूब वाला। तो ये जब इस पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो ये इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। तो सरफेस इंटीग्रल में क्या आएगा, डी डॉट एन डी ए। तो इस तरह हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और सरफेस इंटीग्रल में आ जाएगी। तो डी डॉट एन डी ए हमारे पास आ जाएगा रो डी एक्स क्यूब। तो ये फर्स्ट हमारे पास जो है मैक्सवेल इक्वेशन आ गई इंटीग्रल फॉर्म में। सेकंड के लिए भी हम सेम लगाएंगे, डेल डॉट बी हमारे पास था 0, तो इसका जो है सरफेस इंटीग्रल लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे इसका।
अब वॉल्यूम इंटीग्रल को जो है इस पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा B.N.dA इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास दोनों जो मैक्सवेल इक्वेशन थी इंटीग्रल फॉर्म में आ गई हैं। अब इनको हम यूज़ करके बाउंड्री कंडीशंस को ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो एक डिफरेंट दो मीडिया के दरमियान इंटरफेस को कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट मीडियम है, हमारे पास ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। और इसमें जो है करंट्स और कंडक्टिविटी और जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है और करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी और इस सेकंड मीडियम में डिफरेंट होंगी। यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो E1s होंगे, B1, D1, H1 और यहाँ पे 2s होंगे, E2, B2, D2 और H2 डिफरेंट फील्ड्स होंगे। और इस इंटरफेस पे हम कंसीडर करते हैं एक गॉसियन सरफेस और एक एम्पेरियन लूप। तो गॉसियन सरफेस जो है जो हमने कंसीडर की है उसका वॉल्यूम V हम कंसीडर करते हैं, उसका यूनिट नॉर्मल जो है वो N है, इसका एरिया एलिमेंट DA है। तो ये हम यूज़ करके फर्स्ट जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं क्लोज्ड सरफेस या वॉल्यूम के लिए, उसके लिए हम गॉसियन पिल बॉक्स ये वाले कंसीडर करते हैं इन दो इक्वेशंस के लिए। तो गॉसियन पिल बॉक्स जो है इनके लिए कंसीडर करेंगे क्योंकि ये क्लोज सरफेस या वॉल्यूम के लिए हैं। तो जिसके और जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास उसका वॉल्यूम जो है वो हमने V लिया है, फाइनाइट वॉल्यूम है, और S जो है वो क्लोज सरफेस है, DA एरिया एलिमेंट है और N जो है यूनिट नॉर्मल है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमने अप्लाई करके इनको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब हम फर्दर जो है इन पे इनको सॉल्व करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस को ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो गॉसेस लॉ है जो बताता है कि जो टोटल फ्लक्स है D का थ्रू द सरफेस वो इक्वल होगा चार्ज कंटेन्ड इनसाइड या चार्ज डेंसिटी। और जो सेकंड है वो बताता है कि नो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्योंकि मैग्नेटिक चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से वो इक्वल टू 0 है। अब हम गॉसियन पिल बॉक्स को इनके लिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गॉसियन पिल बॉक्स है हमारे पास, ये हम वेरी शैलो जो है पिल बॉक्स ले रहे हैं कि इसकी जो गहराई है ये वाली कम है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो साइड्स हैं ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, तो हमारे पास सिर्फ जो है टॉप और बॉटम होंगे। तो साइड्स जो हैं वो डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इंटीग्रल्स, तो ओनली द टॉप एंड बॉटम कंट्रीब्यूट, और टॉप और बॉटम जो है वो पैरेलल होंगे और सरफेस और जो एरिया है वो इसके टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों पे अब जो है वो इनको सॉल्व करके इनको ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है इंटीग्रल फॉर्म में वो ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और बाउंड्री कंडीशन को ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास D.ND इज इक्वल टू रो D टॉ है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे गॉसियन पिल बॉक्स के लिए जो हमने डायग्राम के अंदर कंसीडर किया है, तो हमारे पास वहाँ पे हमने देखा था जो साइड्स हैं उसकी वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, सिर्फ उसके जो सरफेस एलिमेंट हैं जो टॉप और बॉटम है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको हम इसके सरफेस को S1 कह देते हैं, इसको S2। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट नॉर्मल है वो इस तरफ होगा और इसका जो यूनिट नॉर्मल है वो इस तरफ होगा। तो दोनों जो हैं ऑपोजिट होंगे, तो एक की डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे दूसरे की पॉजिटिव। तो जब हम फर्स्ट सरफेस के लिए S1 के लिए करेंगे तो D.-NDA और दूसरे के लिए D.NDA, और रो D टॉ जो हमारे पास है, हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है Q/V, और जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो Q/A होती है। अब यहाँ से अगर Q निकालें तो V सिर्फ
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू रो वी, और यहाँ से Q क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। तो Q जो है वो इक्वल होगा रो वी के, और रो वी इक्वल है सिग्मा ए के। तो रो वी की जगह पे हमने ये डी टॉ जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है, वी है, तो रो वी या रो डी टॉ के जगह पे हम सिग्मा डी ए यूज़ करेंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, और ये हमारे पास दोनों सरफेसेस के लिए वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको फर्दर जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे, और एट दी एंड हमारे पास जो है वो इन दोनों को कंबाइन करें तो D2 माइनस D1 और डॉट एन डी ए इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। यहाँ से चूंकि दोनों तरफ इंटेग्रल जो है वो डी ए पर है, तो इंटेग्रल जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा D2 माइनस D1 डॉट एन इज इक्वल टू सिग्मा। तो ये हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो ट्रांसवर्स या नॉर्मल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये डिसकंटिन्यूस है, कि ये सेकंड हमारे पास मीडियम है, ये फर्स्ट है, तो इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास आउट होता है तो वो ज़ीरो नहीं आता, मतलब दोनों में सेम नहीं है, वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो ये डिसकंटिन्यूस है बाय एन अमाउंट सिग्मा। तो इस तरह हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूस होता है बाय एन अमाउंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमारे पास जो है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है, इसे हम ड्राइव करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन फॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली हम जो है गॉसियन पिल बॉक्स यूज़ करेंगे सरफेस S1 और S2 के लिए, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा, और यहाँ से जो है इसकी ये इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास B2 माइनस B1 डॉट एन आ जाए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूस है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन आ गई हैं। तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट हैं डी और बी के ऑन आइदर साइड ऑफ बाउंड्री सरफेस वो रिलेटेड होंगे इस तरह से कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है बी का वो कंटिन्यूस होगा, इक्वल टू 0 होगा, कि जो बाउंड्री के इस तरफ थी वैल्यू वही उस तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है, वो चेंज नहीं होता जब मैग्नेटिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट होगा। लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट डी का है या इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो डिसकंटिन्यूस होगा, और कितना डिसकंटिन्यूस होगा, जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो उस पॉइंट पे या उस बाउंड्री पे प्रेजेंट होगी। अगर वहाँ पे उस सरफेस पे इंटरफेस पे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट नहीं होगी तो ये नॉर्मल कंपोनेंट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो नेक्स्ट हम जो है जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वो इक्वेशंस क्या हैं, ये हमारे पास, और इनके लिए हम जो है वो एम्पेरियन लॉ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम लगा के इनको सरफेस से लाइन इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी वो हमारे पास थी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शल डी बाय पार्शल टी। तो यहाँ से इस पे जो है हम सरफेस जो है इंटीग्रल लगाएंगे डी ए इंटू डी ए। तो यहाँ से इसको सोल्व के जब करेंगे, इस पे स्टोक्स थ्योरम जब लगाएंगे तो ये हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है ये लाइन इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा एच डॉट डी एल, और ये एज इट आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, एच डॉट डी एल इंटू दिस डॉट एन डैश डी ए। तो इसी तरह जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है उसको भी स्टोक्स थ्योरम लगा के हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन दोनों के लिए हम जो एम्पेरियन लूप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सी जो है क्लोज कंटूर है इन स्पेस, और एस डैश जो है ओपन सरफेस स्पैनिंग द कंटूर है, डी एल जो है वो लाइन एलिमेंट है कंटूर का, और डी ए एरिया एलिमेंट है एस डैश का, और एन डैश जो है वो नॉर्मल है एट डी ए। तो स्टोक्स थ्योरम लगा के हमने जो दो इक्वेशंस थी उनको कन्वर्ट कर ले इंटीग्रल में।
तो ये हमारे पास इनको सोल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट इसमें जो है वो हमारे पास एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ है मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, और दूसरा हमारे पास फैराडेज लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो यहाँ पे हम जो है अब एम्पेयरन लूप लगाएंगे। एम्पेयरन लूप में हम कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारे पास शॉर्ट आर्म्स हैं, ये इनकी लेंथ बहुत कम है, ये नेग्लिजिबल हैं, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इंटेग्रल में, बल्कि ये जो लॉन्ग आर्म है ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और इनकी लेंथ जो है वो डेल्टा एल है। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर करते हुए कि जो शॉर्ट आर्म्स हैं इस कंटूर सी के वो नेग्लिजिबल लेंथ के हैं, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लॉन्ग आर्म जो है वो पैरेलल टू सरफेस है, उनकी लेंथ डेल्टा एल है। तो इस तरह से हम इनको अब सॉल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ को। तो हम थर्ड जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और बाउंड्री कंडीशन इसे ड्राइव करेंगे। इसके लिए हम एम्पेयरन लूप यूज़ करेंगे कंटूर सी वाली, जिसमें हमने कंसीडर किया था कि जो उसकी शॉर्ट आर्म्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि जो लॉन्ग आर्म्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब ये दो आर्म्स के लिए हम लगाएंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे टी क्रॉस एन जो है ये यूनिट वेक्टर है डी एल का। तो यहाँ पे डी एल की जगह पे फिर हम क्या लिख देंगे, डी एल यहाँ पे वेक्टर है, तो डी एल का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये है, और वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर को निकालें तो वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर के साथ उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह डी एल वैक्टर हमारे पास डी एल का यूनिट वेक्टर और डी एल की मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे फिर पुट कर देंगे डी एल की जगह पे। तो डी एल की प्लेस पे इसको जब रखेंगे तो हमारे पास डी एल का यूनिट वेक्टर इंटू डी एल की मैग्नीट्यूड, और ये दोनों जो हैं वो आपस में इनके डॉट प्रोडक्ट है, तो इनकी हम जगह को रिप्लेस कर सकते हैं। तो टी क्रॉस एन जो वेक्टर ये पहले आ जाएगा और ई जो है वो बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको रीअरेंज कर लिया, टी क्रॉस एन डॉट ई डी एल। और अब हमारे पास दो जो लॉन्ग आर्म्स थे उनके लिए हम इसको अप्लाई करेंगे, ये 1 और 2। तो 1 के लिए आ जाएगा E1 और 2 के लिए आ जाएगा E2। उन दोनों को माइनस करके हम कंबाइन कर देंगे, और ये उन दोनों में कॉमन आ रहा है टी क्रॉस एन डॉट E2 माइनस E1 DL। अब फर्दर जो है हम इसको सोल्व जब करेंगे तो इस पर हम जो है आइडेंटिटी लगाएंगे कि A क्रॉस B दो वेक्टर हैं और तीसरा डॉट हो रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। तो थर्ड सेकंड डॉट क्रॉस थर्ड डॉट फर्स्ट। तो हम यहाँ से साइक्लिक ऑर्डर में इसको लिखें A B और C। तो फर्स्ट आ रहा है ABC, तो सेकंड आएगा BCA। तो ये साइक्लिक ऑर्डर है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो B क्रॉस C डॉट A हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली A है, ये B है और ये C है। तो जब हम A क्रॉस B डॉट C को लिखेंगे B क्रॉस C डॉट A, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे B है वो क्या है, N है, और ये जो C है वो हमारे पास ये है E2 माइनस E1, और जो A है वो हमारे पास क्या है T। तो इस तरह से हम वेक्टर आइडेंटिटी लगा के हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इस स्टेप से हम इस स्टेप में आ जाएंगे ये वाली आइडेंटिटी लगा के, और ये वाली साइड एज इट रहेगी ऐसे ही। तो राइट हैंड साइड को अब हम सॉल्व करते हैं, इस साइड को अब हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो DA एरिया है वो इन्फिनिटसिमल है, तो ये कोलैप्सेस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और B फाइनाइट है, तो इसके 0 होने की वजह से ये होल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी राइट हैंड साइड 0 हो गई है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ड्राइव की थी वो ये आ गई है। और यहाँ से TDL जो है वो आर्बिट्रेरी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है बाकी क्या बच जाएगा, N क्रॉस E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल या टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या कंटिन्यूस है, कि बाउंड्री के इस तरफ जितना होगा उतना ही दूसरी तरफ होगा। तो पैरेलल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चेंज नहीं होता है एट इंटरफेस।
अब फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हम निकालेंगे, उसके लिए हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन यूज़ करेंगे, एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। तो यहाँ से सिमिलरली जैसे हमने अभी किया थर्ड इक्वेशन के लिए, फोर्थ के लिए भी वैसे ही करेंगे। एच डॉट डी एल है, यहाँ पे डी एल का जो है वो वेक्टर की जगह पे उसका यूनिट वेक्टर और वो लिख दिया, और उनको जो है रीअरेंज कर दिया, डॉट प्रोडक्ट था। तो इसी तरह जो है यहाँ पे फिर ये वेक्टर आइडेंटिटी लगा दी, वेक्टर आइडेंटिटी लगा के यहाँ पे आ गए हम। तो फर्स्ट वाले को आप थर्ड वाले को जब देखेंगे तो ये समझ आ जाएगा। तो इस तरह जो है फर्दर हम जो है एच डॉट डी एल ये हमारे पास आ गया, और राइट हैंड साइड जो है अब इसकी सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे छोड़ देते हैं, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है उसमें क्या आएगा, जे प्लस पार्शियल डी ये है, तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे इन दोनों को, और यहाँ पे सिमिलरली हम जैसे पीछे कंसीडर किया कि डी ए जो है वो इन्फिनिटेसिमल है, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। अब ये पार्ट जो है जे डॉट एन डी ए बच गया, तो यहाँ पे जे डॉट एन डी ए को हम के डॉट टी डेल एल लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है वो होती है जे इज इक्वल टू आई ओवर ए, और जो सरफेस करंट डेंसिटी होती है वो होती है के इज इक्वल टू आई ओवर डेल्टा एल। यहाँ से आई अगर हम निकालना चाहें इससे, तो आई आ जाएगा जे इंटू ए, और यहाँ से आई क्या आएगा, के इंटू डेल्टा एल। इसका मतलब है आई जो है जे के इक्वल है, जे के डेल्टा एल के इक्वल है। तो जे ए की जगह पे हमने के डेल्टा एल लिख दिया, और इसका जो यूनिट नॉर्मल था डेल्टा एल का वो टी था, तो वो आ गया साथ। तो इस तरह जे से हम के में चले गए। तो हमारे पास जो है इस तरह जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पे हम ये दोनों चूँकि इंटेग्रल डेल्टा एल पे हैं, टी डेल्टा एल पे हैं, तो दोनों तरफ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एन क्रॉस एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टेंजेंशियल या पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है बाय एन अमाउंट के। और अगर करंट्स प्रेजेंट ना हो सरफेस के ऊपर, तो फिर क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो ज़ीरो हो जाएगा और वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर करंट मौजूद है सरफेस पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इतना जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा पैरेलल या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह हमारे पास जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई और एच जो अंदर ऑन आइदर साइड ऑफ बाउंड्री जो इस तरह से रिलेटेड होंगे कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो कंटिन्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डिसकंटिन्यूस होगा बाय एन अमाउंट के, जो कि सरफेस करंट है। तो इस तरह ये जो डिसकंटिन्यूस इक्वेशन है हमारे पास ये यूज़फुल होती हैं। सब जो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस इक्वेशंस होती हैं, जिसमें जो हमने फर्स्ट जो ऑब्टेन की थी वो हमारे पास आई थी डी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए इज इक्वल टू सिग्मा, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये। तो ये जो डिसकंटिन्यूस इक्वेशन है ये दोनों ये यूज़फुल होती हैं इन सॉल्विंग द मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डिसकंटिन्यूस इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं, और फिर जो सॉल्यूशन होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं टू ऑब्टेन द फील्ड थ्रू आउट ऑल द स्पेस। तो इस तरह हम बाउंड्री कंडीशंस को मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, और यूज़फुल जो हमारे पास होती हैं वो डिसकंटिन्यूस इक्वेशन होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इतना डिस्कस करना था, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।